वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 हिंदी सब्जेक्ट कोड देख लीजिए आप। मैं इसका पहला पर्सन संप्रेषण का महत्व बताते हुए इसके विभिन्न मॉडलों पर प्रकाश डाली है। आइए दोस्तों, प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संप्रेषण का महत्व बताते हुए इसके विभिन्न मॉडलों पर प्रकाश डालिए। संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिज शब्द से हुई है। कम्युनिस का अर्थ है जानना या समझना। कम्युनिस्ट शब्द को कमेंट शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्तियों पर समानता कमेंट बना देना। इस प्रकार संप्रेषण या संचार शब्द से आशय यह तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझना। इस प्रकार संप्रेषण एक विद्यमार्गी प्रक्रिया है जिसके लिए आवश्यक है कि यह संबंधित व्यक्तियों तक उसी अर्थ में पहुँचे जिस अर्थ में संप्रेषणकर्ता ने अपने विचारों को भेजा है। यदि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश वाहक द्वारा भेजे गए संदेश को उस रूप में ग्रहण नहीं करता तो संप्रेषण पूरा नहीं माना जाएगा। अंत संप्रेषण का अर्थ विचारों तथा सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना है कि वह उसे जान सके तथा समझ सके। एडविन बी फिल्पो के शब्दों में संदेश संप्रेषण या संचार या व्यक्तियों को इस तरह प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं वह किसी विचार का उसी रूप में अनुवाद करे जैसे कि लिखने या बोलने वाले ने चाहा है। अंत संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान चलता है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, संकेतित या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण हेतु संदेशक होना आवश्यक है। संप्रेषण में पहला पक्ष प्रेषण संदेश भेजने वाला तथा दूसरा पक्ष प्रेषणी संदेश प्राप्तकर्ता होता है। संप्रेषण उसी समय पूर्ण होता है जब संदेश मिल जाता है और उसी स्वीकृति या प्रत्युत्तर दिया जाता है। संप्रेषण का महत्व, व्यवसाय को प्रोत्साहन। संप्रेषण से कम समय में ज़्यादा काम संभव हो गया है और घरेलू एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। घर बैठे ही सौदे कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, वे स्वीकृति भेज सकते हैं। श्रम व गतिशीलता संप्रेषण के आसान साधनों से दूरी के दुख दर्द कम हो गए हैं। परिवार व मित्रों से नियंत्रण संपर्क बनाए रख सकते हैं, इसलिए काम आदि के लिए लोग आसानी से दूर जाने लगे हैं। सामाजिकरण संप्रेषण के विविध साधनों से लोग अपने सगे संबंधी, मित्रों, परिचितों नियमित रूप से संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें आपसी संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और सामाजिकरण बढ़ा है। सामान्य व नियंत्रण व्यावसायिक गिरोह एवं सरकार के कार्यालय अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं और एक ही भवन के अंदर कई विभाग हो सकते हैं। इसके बीच प्रभावी संप्रेषण उनके कार्यों में साम्य स्थापित करने तथा उन पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। कार्य निष्पदता में कुशलता, प्रभावी संप्रेषण का कार्य निष्पादन में श्रेष्ठता लाने में बड़ा योगदान होता है। व्यावसायिक इकाई में नियमित संप्रेषण के कारण दूसरों ऐच्छिक सहयोग प्राप्त होता है क्योंकि वह विचार एवं निर्देशों को भलीभांति समझते हैं। पेशेवर लोगों के लिए सहायक वकील अलग अलग कोर्ट में जाते हैं और दूर दूर स्थित होते हैं। डॉक्टर कई नर्सिंग होम में जाते हैं और चार्ल्ड अकाउंटेंट कंपनी के कार्यकालों में जाते हैं। मोबाइल फ़ोन से उन्हें अपना कार्यक्रम निर्धारित करने में तथा उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में सहायता मिलती है। आपातकाल में सहायक, यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाए या आग लग जाए तो आधुनिक संचार माध्यमों की सहायता से तुरंत सहायता मांगी जा सकती है या सहायता प्राप्त हो सकती है। समुद्र तथा हवाई वायु यातायात
संचार माध्यम समुद्री जहाज या हवाई जहाज की सुरक्षित यात्रा के लिए बहुत आवश्यक रहते हैं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन एक साथ विशेष पर स्थिति नियंत्रण कक्ष में प्राप्त संप्रेषण द्वारा किया जाता है। शिक्षा का प्रचार। शिक्षा संबंधी अनेक कार्यक्रम रेडियो द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं और टेलीविज़न पर दिखाए जाते हैं। यह प्रणाली व्यक्तिगत अध्ययन के साथ पर विद्यार्थियों को कक्षा लेने की एक अधिक लोकप्रिय प्रणाली बन चुकी है। विज्ञापन। रेडियो तथा टेलीविज़न जनसंचार से संवाद के साधन तथा व्यावसायिक फर्मों के लिए विज्ञापन के महत्वपूर्ण माध्यम हैं, क्योंकि इनके द्वारा बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा जा सकता है। संचार प्रणाली अत्यधिक जटिल प्रणाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत संचार के प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन होते रहते हैं। संचार प्रणाली के अंतर्गत संप्रेषक सूचना को संचार के विभिन्न माध्यमों को अपना कर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता है। इसके लिए वे संचार के विभिन्न मार्गों का चयन करता है तथा चयन करते समय इस बात का ध्यान रखता है कि संचार के अपनाए जाने वाले मार्ग कहीं सूचना के प्रभाव एवं प्रामाणिकता को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। जनसंचार की एक प्रक्रिया सफल हो जाती है तो संप्रेषण उसी मार्ग का चयन अन्य संदेशों को प्रेषित करने हेतु करता है। यही स्थिति इसी मॉडल या प्रतिरूप को जन्म देती है। अंत संचार मॉडल से आश्रय उस मार्ग से है जो संप्रेषण के लिए पूर्व में अपनाया गया था और वातावरण में उसी मार्ग को अपनाकर संप्रेषण किया जा सकता है। विश्व के अनेक संप्रेषण विशेषज्ञों ने अपने अपने मॉडल दिए हैं, जिसमें इस प्रकार निम्नलिखित है। अस्तु मॉडल। ये संचार का आरंभिक सरल तथा साधारण मॉडल है। इसका प्रतिपादन अस्तु द्वारा किया गया था, इसके लिए अस्तु मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार संप्रेषण प्रतिक्रिया में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। संप्रेषण वह व्यक्ति जो संप्रेषण करता है। संदेश जो व्यक्ति के द्वारा उत्पादित किया जाता है। श्रोता व्यक्ति का समूह या व्यक्ति जो सुनते हैं। सैन व वीवर प्रतिमान। इस प्रतिमान का प्रतिपादन सन 1949 में सैन व बब्लू वीनर के द्वारा किया गया था। इस संचार मॉडल का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए हुआ। इस प्रतिमान के लिए संदेश से पहले श्रोता महत्वपूर्ण होता है। यदि संदेश को स्रोत प्रणाली व ज्ञात से तभी इसे आगे बांधे जा सकता है। इसके अंतर्गत संदेश के ट्रांसमीटर में पहुंचाया जाता है तथा ट्रांसमीटर के सिग्नल के माध्यम से चिन्हों में परिवर्तन कर संदेश के रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। इस प्रतिमान को गोपनीयता बनानी रहती है और यह एक वैज्ञानिक प्रतिमान है जो एक निश्चित प्रणाली के अधीन कार्यशील रहता है, परंतु इसमें आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार से सिग्नल प्रभावित होते हैं। जैसे मौसम बिजली मशीन से यह स्वतंत्र नहीं है। इस मॉडल के प्रमुख निम्न तत्व निम्न प्रकार है। श्रोता, संदेश ट्रांसमीटर, सिग्नल, संदेश प्राप्तकर्ता, लक्ष्य। लासवेयर प्रतिमान। लासवेयर का मौखिक मॉडल भी कहा जाता है। इसे वर्ष 1948 में अमेरिका वैज्ञानिक हेडल लासवेयर ने प्रस्तुत किया। इस मॉडल के प्रमुख तत्व निम्न हैं। वह बहुत स्पष्ट तथा सरल प्रतिमान है। इस मॉडल में कहने वाला संचारक है, संदेश लक्ष्य है तथा प्रभाव है। इसमें प्रत्येक तत्व बहुत ही स्पष्ट होता है या इसलिए आसानी से समझी में आ जाता है। लक्षित समूह को प्रभावित करना इस मॉडल में संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है। बालो गतिशील प्रक्रिया मॉडल। इस मॉडल में प्रतिपादन डेविड बालो ने किया है।
उनका विचार है कि घटनाओं का एक निश्चित क्रम नहीं होता है, यह लगातार चलती रहती है। और इसका विचार कि घटनाओं का एक निश्चित क्रम नहीं होता है, यह लगातार चलती रहती है और उनके करे में परिवर्तन होता रहता है, ये स्थिर नहीं होता। उनका विचार है कि संचार प्रतिक्रिया के सभी घटक आपस में अंतर व्यवहार करते हैं। इस मॉडल के मुख्य तत्व संचार श्रोता, संदेश चैनल, संवाद वाचक, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया। थिल व बॉबी मॉडल के अनुसार संचार प्रक्रिया विचार में आरंभ होकर प्रतिक्रिया तक चलती रहती है। जब किसी के मस्तिष्क में कोई विचार आता है तो यह पहले संदेश में बदलता है, इसके बाद संदेश भेजा जाता है तथा संदेश प्राप्त करने वाला संदेश प्राप्त करके इसका विश्लेषण करता है। इसके बाद वह उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। डैश मॉडल। इस मॉडल का प्रतिपादन डैश ने सन 1967 में किया था। इस मॉडल के अनुसार संचार प्रक्रिया का जिक्र एक रूप में घूमती रहती है, इसका ना कोई आरंभिक बिंदु होता है और ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। किलवर मॉडल। इस मॉडल के अनुसार जब तक संदेश का सही अर्थ नहीं निकलता जाता तब बाकी संदेश प्रभावी नहीं हो सकता। संदेश तभी प्रभावी होता है जब संदेश को भेजने वाली और प्राप्त करने वाले उसका अर्थ एक ही निकालते हैं। बाद में इस मॉडल को ब्लेस्ले और मैकलीन ने भी अपने विचारों में सम्मिलित किया। गवर्नर मॉडल। इस मॉडल का प्रतिपादन अमेरिका विद्वान जॉर्ज गवर्नर द्वारा किया गया है। इसके अनुसार मानव के संप्रेषण की कुछ विशेषताएं होती है। अंत संप्रेषण बनाते समय मानव संचार पर बल देना चाहिए। इन्होंने संदेश की आत्मा पर अधिक जोर दिया है। इसके अनुसार किसी को कुछ सूझता है, किसी घटना के संबंध में, किसी परिस्थिति में कब प्रतिक्रिया करता है, किस साधन में करता है, पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए, किसी रूप में, किसी संदर्भ में, विषय को बनाते हुए और परिणामों को भापते हुए। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण मॉडल है। इसमें प्रमुख तत्व संदेश की कल्पना, गहनता तथा इसका किसी घटना से प्रत्यक्ष संबंध का होना। इसमें मशीन व व्यक्ति दोनों बराबरी से कार्यशील रहते हैं। लेसिकर मॉडल। इस मॉडल के अनुसार संचार प्रक्रिया संदेश भेजने से आरंभ होती है, लेकिन ये प्रतिपुष्टि के साथ समाप्त नहीं होता है, बल्कि इसके बाद भी पुनः अवतीत के रूप में चलती रहती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश देता है तो दूसरे वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को संदेश को प्रतिपुष्टि करता है। इसके बाद यदि दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को कोई संदेश देता है तो अब इसकी प्रतिपुष्टि पहले वाले व्यक्ति के द्वारा की जाती है। संप्रेषण प्रतिक्रिया के हाथ से उस प्रक्रिया से है जिसमें संप्रेषण द्वारा किए गए संदेश को उपभोग माध्यम द्वारा संदेश ग्रही तक पहुंचाया जाता है। सरल शब्दों में सूचनाओं, भावनाओं, तथ्यों और दृष्टिकोण को एक पक्ष दूसरे पक्ष को जिस तरीके से आदान प्रदान करता है उसे संप्रेषण प्रतिक्रिया कहते हैं। संचार प्रतिक्रिया में अनेक तत्व हिस्सा लेते हैं, तब जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। थीस डेविस के अनुसार संप्रेषण प्रतिक्रिया के अलिखित 6 तत्व सम्मिलित होते हैं। संप्रेषण प्रतिक्रिया संस्था के प्रत्येक अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी को प्रभावित करती है। सफल संप्रेषण के लिए यह आवश्यकता होती है कि संदेश वहन करने प्रबंधन को संप्रेषण की इसी प्रक्रिया का पूरा ज्ञात हो और वह उसकी पहले से योजना बना सके। संप्रेषण प्रतिक्रिया एक नैतिक व नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है एवं कभी न समाप्त होने वाला संप्रेषण चक्र संस्था या इकाई में लगातार विद्यमान रहता है। अंत कहा जा सकता है कि संस्था का सफल संचालन संप्रेषण प्रतिक्रिया
पर निर्भर करता है। संप्रेषण प्रतिक्रिया तभी पूर्ण होती है जब संदेश प्राप्तकर्ता के वास्तविक अर्थ को संप्रेषण के भावानुसार ग्रहण कर लेता है तथा वांछित प्रक्रिया एवं पुष्टि करता है। संप्रेषण प्रतिक्रिया के मूल तत्व निम्नलिखित। संप्रेषण संदेश प्रेषक। संदेश प्रक्रिया में यह व्यक्ति होता है जो अपने विचार या संदेश भेजने के लिए दूसरे व्यक्ति से संपर्क बनाता है। विचारों की अभिव्यक्ति लिखकर, बोलकर, कार्यवाही करके अथवा चित्र बनाकर की जाती है। विचार की सृष्टि। संप्रेषण का आरंभ किसी ऐसे विचार के पैदा होने से होता है जो संप्रेषित किया जाना है। संप्रेषण को अपने विचार की पूरी जानकारी स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थात उसे साफ साफ समझ लेना चाहिए कि वह क्या कहना चाहता है। संप्रेषण बाध्यता। विचार की सृष्टि हो जाने पर संदेश प्रेषक इसे कुछ स्पष्ट वाक्य, शब्दों अथवा संकेतों में बांधता है। मानसिक अवैधताओं को व्यक्त करने के लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। संदेश के शब्दों में संदेश ले जाने वाले माध्यम पर निर्भर करते हैं। अंत संदेश प्रेषक को यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि संदेश लिखकर, बोलकर या संकेतों से कैसे दिया जाए। संदेशबद्धता की शरीर की भाषा भी उपयुक्त की जाती है। वाणी, हावभाव, मुख, मुद्रा, हाथ आदि के माध्यम से संदेश का कुतबंध किया जाता है। व्यवसाय में आजकल कई संदेशों को कंप्यूटर भाषा के द्वारा भी लिपिबद्ध किया जाता है। संप्रेषक संदेश प्रेषक संचार प्रक्रिया के द्वारा संदेश को पुनः पक्ष तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए संदेश प्रेषक ऐसे तरीके या साधन या माध्यम का प्रयोग करता है जिसके संदेश प्राप्तकर्ता को प्रेषित किया जा सके। संदेश देने के लिए विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत वार्तालाप, पत्र सूचना पत्र, परिपत्र, टेलीफोन आदि। संदेश भेजने के लिए माध्यम का चुनाव बहुत ही सावधानीपूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि इन माध्यमों का संदेशों के प्रेषक में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। संदेश भेजते समय संदेश देने वाले व्यक्ति को संप्रेषण के वातावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है। संदेश भेजते समय संदेश देने वाले व्यक्ति को संप्रेषण के वातावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है। संदेश देने वाले व्यक्ति को यह भी तय करना पड़ता है कि वह अपना संदेश सीधे रूप में देना चाहेगा या अप्रत्यक्ष रूप से। इसे यह भी चयन करना पड़ता है कि संदेश लिखित रूप में दिया जाए अथवा मौखिक रूप से दिया जाए। मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आमने सामने, टेलीफोन, सेमिनार, विचार गोष्ठी आदि शामिल करते हैं, जबकि लिखित संप्रेषण के लिए पत्र व्यवहार, इंटरनेट, ईमेल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार संकेत भाषा, व्यक्त अथवा दृश्य के लिए टेलीफोन, रेडियो, विज्ञापन, पटल, बोर्ड, चार्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। संदेश प्राप्ति। संदेश प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त कर लिया जाता है। प्रत्येक संदेश का केंद्र बिंदु संकेत प्रापक ही होता है। अंत यह आवश्यक है कि संप्रेषण संदेश प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर ही किया जाए। संदेशवाचक। संदेश प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त होने के पश्चात उसकी व्याख्या करता है। ये शब्दों, संकेतों, चित्रों आदि के द्वारा उसका अर्थ स्पष्ट करता है। अंत प्राप्त संदेशों को अपनी समझ के अनुसार अर्थात देना, इसके विचार को गहन करना, संदेश को समझना तथा यदि कोई शक हो तो उसे दूर करना ही संदेशवाचक कहलाता है। संदेश प्राप्तकर्ता भेजे गए संदेश का अनुवाद अथवा अर्थ वाचक कहलाता है। संदेश प्राप्तकर्ता भेजे गए संदेश का अनुवाद अथवा अर्थ लाकर प्रेषक द्वारा भेजे गए अंतर्भाव को निश्चित अर्थ में समझाता है। कार्यवृत्ति। संदेश प्रापक संदेश के अर्थ को समझने के पश्चात अपनी समझ के अनुसार इस संदेश पर कार्रवाई करता है। संदेश प्रेषक के लिए यह जानना जरूरी होता है कि संदेश
प्राप्तकर्ता पर इस संदेश की क्या प्रतिक्रिया हुई, अर्थात प्राप्तकर्ता ने संदेश को उसी अर्थ में समझ है या नहीं, इस अर्थ में अपना संदेश प्राप्तकर्ता को देना चाहता था। प्रतिपुष्टि: जब संदेश प्राप्त करने वाला संदेश के उत्तर में अपनी प्रतिक्रिया या भावना व्यक्त कर देता है तब उसे प्रतिपुष्ट कहा जाता है। संप्रेषण का उद्देश्य केवल संदेश पहुंचाना ही नहीं होता, बल्कि संदेश के अनुसार कोई कार्रवाई करना अथवा हो रही कार्रवाई को रोकना होता है। संप्रेषण तभी प्रभावी माना जाता है जब प्रतिपुष्ट संप्रेषण की आशा के अनुरूप हो। प्रतिपुष्ट से संप्रेषण को यह संकेत भी मिलता या कि संप्रेषण में यही कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। व्यावसायिक संप्रेषण में प्रतिपुष्टि अत्यधिक आवश्यक होती है। दोस्तों ये पर्सन पूरा हुआ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पर्सन में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।